Hello students, welcome to our channel. So we have completed the explanation of the chapter that is acid bases and salts. मैंने आपको इसका NCERT line by line video explanation दिया है, explaining all the activities plus सारे in text questions जो हैं वो हमने discuss करे हुए हैं. अब हम exercises आज discuss करेंगे of this chapter along with the summary. Summary is very basic, that is acid base indicators are dyes or mixture which are used to indicate the presence of acids or base. Acid base indicators से हमें acid या base की presence पता चलती है. Acidic nature of a substance is due to the formation of H plus ions in solutions. आप चैप्टर पढ़ चुके हो तो ये समरी आप खुद से भी रीड कर सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस. ये हम जानते हैं. जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड और सॉल्ट बनता है. जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है जिसके पास नेगेटिव आयन कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन. तो वो नेगेटिव आयन जो होता है, मतलब कि एनायन जो होता है वो मेटल और ऑक्सीजन उसका सॉल्ट बनता है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जब बेस का रिएक्शन होता है मेटल के साथ, फिर जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो सॉल्ट मिलता है, CO2 गैस और वाटर मिलता है. ठीक है, इसी के साथ साथ हमने टेस्ट फॉर हाइड्रोजन और टेस्ट फॉर CO2 गैस भी आपने पढ़े हुए हैं. एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस जो है वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि H प्लस और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. The strength of acid or an alkali can be tested using pH scale 0 to 14 which gives the measure of hydrogen ion concentration. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. जिसका pH exact 7 होता है that is a neutral solution, pH less than 7 is an acid and pH more than 7 is a basic solution or a basic substance. Mixing, एक सेकेंड. Living beings carry out their metabolic activity within an optimal pH रेंज. एक स्पेसिफिक pH रेंज के अंदर ही हम लिविंग बीइंग की जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है. मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड और एसिड्स और बेसिस विद वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक. जब हम एसिड या फिर किसी बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. एसिड्स और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट और सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ. ठीक है, now let's start with the discussion of the exercises. The solution turns red litmus blue. red litmus blue हो गया है तो वो सॉल्यूशन का pH क्या होगा. अब हमें पता है कि अगर रेड लिटमस ब्लू हुआ है तो जो pH होगा वो होगा आपका मोर दैन 7. ठीक है, अब यहाँ पे मोर दैन 7 आपका सिर्फ एक ही केस में दिख रहा है, दैट इज़ 10, सो द आंसर विल बी 10. कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आई थिंक रेड. द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस. एक सॉल्यूशन है, उसने रिएक्ट किया क्रश्ड एग शेल्स के साथ जिसने दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. द सॉल्यूशन कंटेन्स लाइम वाटर मिल्की. जो लाइम वाटर है यानी कि CaOH2 है वो मिल्की हो गया. मिल्की हो गया इसका मतलब ये कि CO2 गैस की उसने प्रेजेंस शो कर दी. तो अब कौन सा सॉल्यूशन है जो क्रश्ड शेल एग के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें लाइम वाटर मिल्की मिल जाएगा. तो हमें पता है कि जो क्रश्ड शेल एग्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा, तो जब हमारा कैल्शियम रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, ऑफ कोर्स जो हमारा क्रश्ड शेल एग्स होते हैं ये कैल्शियम के बने हुए होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं. तो हमें पता है कि जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तभी उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर रिलीज़ होता है. तो यहाँ पे एसिड क्या है, द एग्जाम्पल्स आर NaCl, HCl, LiCl एंड KCl. सो ऑफ कोर्स ऑप्शंस में एसिड एक ही है, दैट इज़ योर HCl. तो हमारा आंसर हो जाएगा HCl.
10 ml of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given HCl. Okay, 10 ml of NaOH. तो 10 ml of NaOH प्लस रिएक्ट करता है हमारा 8 ml ऑफ HCl के साथ. तो इससे हमारा फिर सॉल्ट बन रहा है NaCl प्लस वाटर बन रहा है. नाउ दे आर सेइंग इफ़ 20 ml ऑफ सेम NaOH, अगर हमने NaOH को 20 ml कर दिया, मतलब ट्वाइस हो गया NaOH, तो हमारा HCl कितना चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो ऑफ कोर्स जब हमने बेस का अमाउंट डबल किया तो हम HCl का अमाउंट भी डबल करेंगे. सो 8 इसको भी ट्वाइस करेंगे तो 16 ml. इससे पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो 16 ml विल बी दी आंसर. तो इसका 16, इसका ये और इसका ये. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन. तो आप एंटासिड यूज़ करोगे. ठीक है. राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, दैट इज़ योर एक्वस, रिएक्टिंग विथ जिंक ग्रैनुअल्स, दैट इज़ योर सॉलिड. तो क्या बन जाएगा, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है तो जिंक सल्फेट सॉल्ट बनेगा प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. राइट. अब इसको बैलेंस कर लेंगे. यहाँ 2 है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, जिंक 1. दिस इज़ एन ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम सॉलिड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि डाइल्यूट है. तो ये अगेन वही है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस. तो MgCl2 तो क्या होगा, आपका सॉलिड होगा और हाइड्रोजन तो आपकी गैस होगी, है ना. तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एक ही है तो हम 2 लगा देंगे. यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, मैग्नीशियम का एक ही है. तो हमने इक्वेशन को अपनी बैलेंस भी कर लिया. उसके बाद है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन. तो आयरन के साथ इनका रिएक्शन, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. अगेन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ compounds such as alcohol, glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी एंड प्रूव इट. तो ये जो आपने एक्टिविटी ऊपर करी हुई थी, आपको बस उसी एक्टिविटी को बताना है कि कैसे हमने अल्कोहल, ग्लूकोज और एसिड्स लिए थे और हमने चेक किया था कि बल्ब ग्लो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. एसिड्स के केस में बल्ब ग्लो कर जाता है बिकॉज उनमें H+ आयन्स रिलीज होते हैं. हाइड्रोजन की प्रेजेंस से, हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इससे ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. अगर हाइड्रोजन की प्रेजेंस से H+ आयन्स बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. लेकिन अगर सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उससे H+ आयन्स नहीं बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. तो सिंस एसिड्स में H+ आयन्स बनते हैं और वो H+ आयन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इस वजह से हमारे एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो H+ आयन के फॉर्म में डिसएसोसिएट नहीं होते. दैट्स वाई देखो ग्लूकोज है C6H12O6, राइट. तो ये आपके H+ आयन्स जो है वो नहीं, उसमें डिसएसोसिएट नहीं होते, H+ आयन रिलीज़ नहीं करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर. तो इस वजह से वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. हाँ, तो इसे H+ आयन्स रिलीज़ के बेसिस पे यहाँ पे हमने एसिड्स में कैटेगराइज कर दिया था अल्कोहल और ग्लूकोज का. ठीक है. ये आपकी एक्टिविटी ऊपर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन जैसे जनरली आते नहीं हैं. Why does distilled water conduct electricity whereas rainwater does not conduct electricity whereas rainwater does? तो जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें जो है H+ आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन, जो आयन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, H+ और OH- आयन्स. ठीक है. तो वाटर जो है उसके अंदर, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि जो वाटर है उसका pH 7 है. इसका मतलब ये कि उसके पास जितने OH- आयन्स होते हैं उतने ही H+ आयन्स होते हैं. ठीक है. तो
जो आपका ये होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। इसके अंदर से सारे मतलब मिनरल्स एक तरह से कहते हैं कि जैसे आरओ वाटर होता है, तो उसके अंदर से वो इम्प्योरिटीज़ जब निकाल रहे होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ कहते हैं मिनरल्स जो है वो भी चले जाते हैं। तो इस वजह से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उन मिनरल्स के साथ साथ जो वाटर के आयंस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। जबकि जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक तो अगर आपकी एसिड रेन है, तो अगर आपकी एसिड रेन है तो उसमें आपके पास एसिड है तो आपके H+ आयंस OH- आयन से ज़्यादा होंगे। प्लस आपका क्या होता है कि जो आपका रेन वाटर है उसके अंदर प्रेजेंस होती है आयंस की, तो क्योंकि आयंस की प्रेजेंस है इस वजह से आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता बिकॉज उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। Why do acids show acidic behavior in not show acidic behavior in absence of water? तो हमें पता है कि अगर HCl है तो वो थ्रू आउट जो है वो HCl ही रहेगा, लेकिन जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं तब हमारा HCl H+ और Cl- की फॉर्म में डिसएसोसिएट हो जाता है और वाटर H+ और OH- में H+ और OH- आयंस। तो एसिड्स जो है वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक नेचर इसलिए शो नहीं करते क्योंकि वो आयंस में डिसएसोसिएट नहीं हुए होते हैं, मतलब H+ नहीं रिलीज करते, दैट्स वाई अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं। 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D एंड E टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड, और इनका pH है, एक का है 4, 1, 11, 7 एंड 9। विच ऑफ द सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल, अल्कलीन, और ये सब कुछ बताना है। तो हमें बताना है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन सा है जिसका pH 7 है? तो A, B, C, D, जिसका pH D वाले का pH 7 है, तो न्यूट्रल कौन सा है? D। स्ट्रॉन्गली अल्कलीन, स्ट्रॉन्गली अल्कलीन मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक, तो जिसका pH सबसे ज़्यादा होगा 11 के पास 14 के पास होगा, तो दैट इज़ 11, तो ये C का है, तो C इज़ योर स्ट्रॉन्गली अल्कलीन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है यानी कि B। वीकली एसिडिक मतलब जो एसिडिक है लेकिन थोड़ा कम एसिडिक है, सो दैट इज़ योर 4, और 4 वाला जो कि है A, और उसके बाद है वीकली अल्कलीन तो वो 9 यानी कि E हो जाएगा, E। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला है अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा एसिड में होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे ज़्यादा होगा, तो B का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, फिर A का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद आपका न्यूट्रल जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा यानी कि D का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे अल्कलीज आ जाएंगे, तो जो वीक अल्कली है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन H+ का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो E का H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू C। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। नाउ वी हैव equal lengths of magnesium ribbon are taken in test tube A and B. HCl is added to test tube A. CH3COOH, that is acetic acid, is added to test tube B. Amount of concentration of both acids is same. In which test will the fizzing occur more vigorously and why? Of course in HCl। क्यों? जब मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ होगा तो वो ज़्यादा विग्रस होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH 6, फ्रेश मिल्क का pH 6 है। हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न्स टू कर्ड? तो जब ये दही बन जाएगा तो pH कैसे चेंज होगा? तो फ्रेश मिल्क का pH जो है वो 6 होता है, तो अब वो कह रहे हैं कि pH जो है वो टर्न हो जाएगा कर्ड, तो कर्ड में जो है कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, तो अब क्योंकि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी दही बनाने के लिए, दूध से हमें दही बनाना है, तो जो pH है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल डिक्रीज द pH. Milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? तो देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मिल्क मैन है उसने बेकिंग सोडा डाला फ्रेश मिल्क के अंदर ताकि उसका pH जो है वो 6 से थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा सा अल्कलीन हो जाए। तो ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उसने इसलिए किया कि अगर उसका pH ऐसे ही रहता है और ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहते हैं तो दूध के चांसेस होते हैं कि वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर उसका pH अल्कलीन हो जाता है
तब अगर आप उसको लैक्टिक एसिड वो लैक्टिक एसिड कहीं से बन भी जाएगा दूध के अंदर, तो वो दही के अंदर कन्वर्ट होने के अंदर टाइम लगाएगा। तो उस बीच में इंसान जो है उसको दूध ही मिलेगा अगर वो दूध पिएगा तो। वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टू सेट आर स्कर्ट? तो अब ये जो मिल्क होता है, अगर हमें मिल्क से दही बनाना है तो हमें टाइम लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीएच उसका 6 होता है फ्रेश मिल्क का। बेकिंग सोडा डाल के उसको थोड़ा सा अल्कलीन कर लिया। अब क्या हुआ, अब आप चाहते हो कि आपकी दही बन जाए। अब दही के अंदर तो एसिड होता है, तो जो मिल्क है आपका वो अभी अल्कलीन है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि पहले जब इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा तो पीएच जो है वो न्यूट्रल होगा, फिर वो 6 पे जाएगा, तब जाके वो एसिड पे जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम लग जाता है, क्योंकि उसे पहले तो वो अल्कलीन से न्यूट्रल होगा, फिर न्यूट्रल से एसिडिक होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मतलब ऐसे कंटेनर जिसके अंदर मॉइस्चर ना हो, उसके अंदर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर करना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर आप इसे मॉइस्चर वाले के अंदर कन्वर्ट रख देते हो तो ये 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स लेके CaSO4 डॉट 2 H2O बना लेगा, जो कि आपका जिप्सम होता है। और फिर आपका इस जिप्सम का काम प्लास्टर ऑफ पेरिस के काम की तरह तो होता नहीं है, तो फिर ये आपका किसी यूज़ का नहीं रह जाएगा। इसलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, जिससे सॉल्ट बन जाता है और वाटर रिलीज होता है। एक एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, लेकिन हम थोड़ा इस बार अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दैट इज मैग्नीशियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या होता है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू क्लीन द क्लोथ्स तो नहीं, बट क्लीनिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी काम होता है। बेकिंग सोडा का काम भी होता है टू मेक बेकरीज वगैरह में होता है। तो यहाँ पे जो आपके ये इंपॉर्टेंस वाले दे रखे हैं, जब मैंने चैप्टर भी एक्सप्लेन किया था मैंने तभी बताया था। तो ये जैसे 4 यूजेस हैं, तो इनमें से आप कोई भी यूज़ लिख सकते हो। टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। और बाकी बेकिंग सोडा के भी आपके यहाँ पे दे रखे हैं यूजेस, कि आप बेकिंग पाउडर बना सकते हो, एक ये यूज़ हो जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, एंट एसिड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी 2 यूजेस एक के लिख दोगे तो आपका चल जाएगा। विद दिस वी हैव completed the discussion of the exercise parts of the chapter, and finally officially completing this chapter, that is acid, bases and salt. I hope you learned from this video. If you have any doubt left, you can ask me in the comment section, and thank you so much. Bye.